यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और जो पूर्व के नियम हैं 2012 के वो लागू रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझकर नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। अगड़ा बनाम पिछड़ा और जातियों को लेकर पिछले कई दिनों से संघर्ष के बीच आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दिया। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट की रोक के बाद भी सियासत की आग और तेज हो गई। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन इसे मोदी सरकार की शिकस्त बता रही, तो प्रमोद तिवारी सरकार पर वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर देश में आग लगाने के आरोप लगा रहे और हुसैन दलवाई तो यूजीसी रेगुलेशंस का विरोध करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझकर ये किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी इस चाल को, इनकी इस करतूत को बचाना और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट मात खाई है ये बताने में, लॉ बनाने में और स्टैंडिंग कमेटी के भी कई पॉइंट्स को छोड़ दिया गया था। झूठे केसेस उनके ऊपर डालो, कौन बोल रहा है, लेकिन इस तरह की मांग करना और इसके लिए लोगों को तकलीफ देना ये होगा तो उनके खिलाफ वो आंदोलन करने वाले लोगों को दूसरे लोग आंदोलन करते हैं, तब जो रवैया अपनाया जाता है वो वही रवैया अपनाना चाहिए। सवाल है, इसलिए उनको माफी देनी चाहिए। देश में आग कौन लगा रहा या फिर शय और मात किसकी हुई, ये तो सियासी दांवपेच हो सकते हैं, लेकिन इसी से जुड़े सवाल जब राहुल गांधी से हुए तो शायद उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सर यूजीसी पे राहुल गांधी तो बिना प्रतिक्रिया दिए चले गए, लेकिन यूजीसी के नए रेगुलेशंस के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने कहा यूजीसी का नया रेगुलेशन अस्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज को सरकार का दबाव नजर आ रहा। इस फैसले से उन्हें पीडीए की लड़ाई में सियासी नुकसान भी दिखाई दे रहा। वहीं उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब ट्रैक चेंज कर कह रहे कि तमाम कानून के बाद भी भेदभाव और अन्याय रुका नहीं। इनकी तरह ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। ये सरकार का कौन सा दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी पीडीए की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, और ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था कहीं ना कहीं। आज जब उसमें रोल बैक हो गया, कई लोगों के मन के अंदर ये होता है जैसे ही SC ST के साथ OBC नाम आता है वो डर जाते हैं कि SC ST OBC। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार ने ये रूल, तो आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाऊं उससे पहले, डिबेट ओपन करूं उससे पहले विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं और इस पूरे मामले में अपनी दलीलें रख रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विष्णु जी टाइम्स नाउ नवभारत पर। क्या ये मानो कि आज का जो फैसला आया, आज का जो स्टे ऑर्डर आया, तो जो अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई और खासतौर पर कैंपस में थी वो रुकेगी? बिल्कुल, देखिए आज समानता की जीत है और जिस तरह से इक्वालिटी का एक प्रिंसिपल संविधान में इंश्राइंड है आर्टिकल 14 में, आज उसी बेसिस पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी, संजय दीक्षित, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया की तरफ से, और मेन जो मुद्दा था वो ये था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सेक्शन 3C में डिफाइन किया गया है, उसमें जो आपने जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड किया है और ये माना है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ SC ST और OBC के खिलाफ हो सकता है। ये सीधे सीधे तौर पे आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इस तरह की
परिभाषा लाने के पीछे ना कोई इंपेरिकल डेटा था, ना कोई रिसर्च थी, ना इसका कोई रीजनेबल नेक्सस था विद ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, ना कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया था, ना कोई रैशनल था, टोटल वेग था। और इस सिद्धांतों पे सुप्रीम कोर्ट के हजारों जजमेंट्स के आधार पे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का भी वायलेशन था। मैं आपको बताना चाहता हूं राकेश जी कि सुप्रीम कोर्ट यूजीसी रेगुलेशंस 2012 की वर्किंग कितनी इफेक्टिव है नहीं है, इस मामले को विगत 2019 से मॉनिटर कर रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट की कभी भी ये मंशा नहीं थी कि ये जो रेगुलेशन जिस शेप में आए हैं इस शेप में लाए जाए। और इसीलिए आज हमारे पक्ष को सुनने के बाद, सारे पक्षों को सुनने के बाद, केंद्र सरकार को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस रेगुलेशंस पे टोटल रोक लगाई है, इसको एबियंस में डाला है और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो पूर्व के नियम थे यूजीसी रेगुलेशंस 2012 उनको प्रभावी किया है। इसका अर्थ यह है कि आज भी कोई इस देश में रेमेडीलेस नहीं है। अगर कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए मैकेनिज्म और मैं एक चीज पूछता हूं विष्णु जैन जी, आपने अदालत में कहा एक जो आपकी दलील है कि सामान्य जाति के फ्रेशर लड़के के पहले ही दिन जेल जाने का अंदेशा, क्यों आपने ये बात कही, क्यों ये दलील रखी, क्यों आपको लगा ऐसा? उसका कारण यह है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा है उस परिधि में, उस परिभाषा में जनरल कैटेगरी नहीं आती है। क्या परिभाषा है, जरा क्या उसमें लिखा था, जरा बताइए दर्शकों को, क्यों ये बवाल इतना बचा? सेक्शन 3C ये कहता है, सेक्शन 3C आप डेफिनेशन का पढ़ लीजिए, उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है और उसमें लिखा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस अ डिस्क्रिमिनेशन मेड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ होगा। तो ये जो परिभाषा है, इसी को मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे ना कोई इंपेरिकल रिसर्च है, ना कोई डेटा है, ना इसके पीछे कोई स्टडी है, और इस तरह से एक वर्ग को ऑप्रेसर मान लेना ये टोटल गलत है। मैं हूबहू पढ़ के सुना देता हूं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस कोट एंड कोट, caste based discrimination means discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of SC, ST and OBC। मतलब अगर सामान्य जाति के, मतलब अगर सामान्य या सवर्ण जाति का कोई छात्र है उसके खिलाफ कोई टिप्पणी करे तो वो शिकायत नहीं कर सकता है, केवल SC, ST जी उन्हीं के खिलाफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। तो आपने एक वर्ग को एक्सक्लूड कर दिया और सबसे बड़ी बात है कानून अपने आप को खुद कंटेंटेड कर रहा था। डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 3E में और डिस्क्रिमिनेशन में हर तरह के पहलू लिए गए हैं कि क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन की परिधि में आता है। तो 3C लाने का कोई मतलब नहीं था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राकेश जी, इस बात को जरा अप्रिशिएट करिए कि इस देश में SC, ST एक्ट ऑलरेडी लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित कुमार के जजमेंट में 2 जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बना रखी है जो सारे कैंपस को मॉनिटर कर रही है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जजेस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रविंद्र भट्ट की निगरानी में। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे मैकेनिज्म्स हैं, उसके बाद आप सेक्शन 8B ले आए जिसमें यह कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कमेटी है, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आएगी तो वो पुलिस अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे। अब आप मुझे बताइए, आप अगर कोई आदमी के खिलाफ आज SC, ST एक्ट का वायलेशन होता है, कहीं SC, ST एक्ट लगता है तो पुलिस को कंप्लेंट करेगा और पुलिस उसके बाद देखेगी कि कंप्लेंट दर्ज होनी कि नहीं होनी है, एक्शन आगे लिया जाएगा। कंप्लेंट दर्ज करेगी, चार्जशीट फाइल होगी या क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी। पर उसके ऊपर एक आपने कमेटी बना दी जो ये कहेगी पुलिस को कि आप कंप्लेंट दर्ज करिए। तो ये सीधे सीधे जो सेटल्ड क्रिमिनल लॉ है उसका भी वायलेशन है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप OBC कैटेगरी को आप ले आए। अच्छा राकेश जी, इस बात को समझिए, आज वेस्ट बंगाल में जो सरकार है इस समय, उसमें कितना मुस्लिम समाज के लोग OBC की कैटेगरी में आते हैं। तो आज एक OBC की कोई राष्ट्रीय सूची नहीं है, इस बात को जरा अप्रिशिएट करिएगा। OBC की कोई राष्ट्रीय सूची नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी एक राज्य में OBC है, दूसरे राज्य में OBC नहीं है, पर वो जब दूसरे राज्य में जाएगा तो वहां वो कंप्लेंट फाइल करने की। अच्छा, एक चीज और है जिसको लेकर विष्णु जी बहुत चर्चा हो रही है कि इस जो कमिटी या जो नया रेगुलेशन था UGC का, इसमें जो शिकायत तंत्र और सजा का जो प्रावधान था वो भी था कि तत्काल जांच सजा, यानी जो अगर एक तो आपने सामान्य वर्ग का छात्र जो है वो शिकायत नहीं कर सकता है, अच्छा उसके खिलाफ शिकायत हो गई तो तुरंत सजा, यानी उसका करियर सीधे तौर पर सवालों के घेरे में होगा। वर्चुअली कैंपस को एक जातिगत बंटने का आधार नहीं बनाया
जा सकता है। बच्चा जब स्कूल में कैंपस में पढ़ने जाता है तो सबसे मिलने जुलने जाता है, सबसे एक समानता की भावना से मिलने जुलने जाता है। तो अगर कैंपस में कानून के माध्यम से इस तरह का डिवीजन किया जाएगा और वो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो हमारा समाज, हमारी फ्यूचर जनरेशंस कहां जाएंगी? ये एक बहुत बड़ा विषय था, प्रश्न था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हियरिंग के दौरान ये बात कही कि कभी भी ये इंटेंशन नहीं हो सकता है कि हम 75 साल पहले चले जाए। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारा समाज जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लांघ के आगे बढ़ रहा है। और इस तरह का अगर कानून और इस तरह की परिभाषा लाई जाएगी तो इससे समाज और डिवाइड होगा और बटेगा। अब मुझे दो बातें बताइए विष्णु जी, एक तो 19 मार्च को अगली सुनवाई है, तब तक क्या होगा, कैसे ये सुनवाई आगे बढ़ेगी, क्या आगे होगा? दूसरी बातचीत मैं इसमें जोड़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि आजादी के 75 साल बाद भी हम जातियों से मुक्त नहीं हो सके हैं, क्या इस कानून से हम पीछे की ओर नहीं जा रहे? ये सवाल पूछना, ये क्या दिखाता है, क्या आगे रुख हो सकता है? देखिए, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो अपना जवाब फाइल करें। जो आप कल सीनियर काउंसिल और सब लोग जानते हैं, उनका नाम ले रहे थे, उनसे भी कहा है कि भाई आप वो अपना जवाब फाइल करें। और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की है। अब केंद्र सरकार क्या जवाब देती है उस पर मामला डिपेंड करेगा। पर साथ ही साथ प्राइमा फेसाई कोर्ट को ये कानून कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा, आर्टिकल 14 का वायलेशन लगा, इसलिए पूरे यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगाई गई है। और पूर्व में जो निर्धारित नियम है यूजीसी रेगुलेशंस 2012, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आर्टिकल 142 में उन रेगुलेशंस को प्रभावी किया है। मतलब आज भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है, लोग अपनी कंप्लेंट या शिकायत, सारे वर्ग के लोग, अगर कोई ऐसी बात होती है तो वहां जा सकते हैं, कर सकते। ठीक है, आपने एक दो बातें और कही थी कि रैगिंग के रूल क्यों हटा दिए गए, और एक आपने ये भी कहा कि अगर हमें इजाजत मिले तो बेहतर रेगुलेशन दे सकते हैं, तो क्या आपके दिमाग में? नहीं, बहुत सारे सजेशंस हैं। देखिए, जब आप किसी कानून की लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वक्फ के मामले में भी हमने जेपीसी के सामने पूरी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करके उनके सामने प्रेजेंटेशन रखी थी, पर वो बात वहां पे नहीं मानी गई। यहाँ पे जब आपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनको आपने बुला के उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनसे उनके रिप्रेजेंटेशंस, उनकी जो राय है, उनके जो मशवरे हैं वो लेने चाहिए थे, और उसके बाद कोई कानून बनाना चाहिए था। इस तरह से एक परिभाषित कर देना, एक वर्ग को ऑपरेसर मान लेना, दूसरे वर्ग को ऑपरेस मान लेना, बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई डेटा के, तो ये सीधे सीधे संविधान का वायलेशन है। और इन्हीं सारे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट में हमने चुनौती दी थी, और आगे जब फिर से अगर नई गाइडलाइंस बनने की बात आएगी तो जरूर उस लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हम लोग शिरकत करेंगे और अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे और लेजिस्लेटर्स के सामने भी रखेंगे। ठीक है, विष्णु शंकर जैन जी, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े आसान शब्दों में समझाया और जो बातें कोर्ट में रखी उनका मतलब भी समझाया। अब मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हरिशंकर जैन जी जुड़ेंगे, जो कि वकील हैं। दिलीप चौहान नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं क्षत्रिय कर्णी सेना के। रोहित सिंह है कन्वेनर युवा चेतना के। सुधा मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। रविशंकर रवि आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। और प्रोफेसर अखिल स्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले अखिल स्वामी, आपसे ही शुरू कर देता हूं आज, क्योंकि सबसे आप वरिष्ठ भी यहां पर हैं। जो बातें विष्णु शंकर जैन ने कही, समझ में आया कि एक्सक्लूड कर दिया जनरल कैटेगरी को, ये अपने आप में समानता के विरुद्ध था। जय संविधान। देखिए, वास्तविकता में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनाया है, ये मोदी जी की सरकार ने बनाया है। तो मोदी जी की सरकार हमेशा जो भी कानून और नियम बनाती है बिना सोचे समझे बनाती है। चाहे 3 किसान कानून बनाए, फिर 13 महीने के बाद उसको वापस ले, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का कानून बनाए, फिर उसको वापस ले, फिर नोटबंदी करे, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दे। उसी प्रकार से ऐसा हुआ। देखिए, योगी जी ने कहा था हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे। 3 दिन के अंदर ये देश की स्थिति कर दी है मोदी जी ने कि आज के तारीख में ओबीसी दलित एक तरफ एकजुट होकर खड़े हो गए हैं, सवर्णों के खिलाफ हो गए, सवर्ण दलितों ओबीसी के खिलाफ हो गए। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान में बांटा, फिर हिंदू क्रिश्चियन में बांटा, फिर अब इन्होंने सवर्णों को दलितों से बांट दिया। मतलब यह है कि मोदी जी देश के हर वर्ग का, हर समाज को, किसी को भी चैन से नहीं बैठने देना चाहते। आज के तारीख में चंद्रशेखर को मैं सुन रहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दलित वर्ग के हैं, वो कह रहे थे कि ये षड्यंत्र है और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। इधर कलराज मिश्रा कह रहे हैं कि ये जो अन्याय हुआ तो मोदी जी ने अभी तक नहीं, चंद्रशेखर तो ये भी कह रहे हैं कि ये नया वाला नियम IIT एम्स में भी लागू कर देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा,
जो विष्णु शंकर जैन थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आप उससे सहमत है कि असहमत हैं? आपकी राजनीतिक रंजिश मुझे पता है कि आपको मोदी योगी को कोसना है, वो आपने कोस दिया, आ जाइए फैक्ट पर। नहीं, क्या मोदी योगी ने ही तो नियम बनाया, बिना सोचे समझे मैं कह रहा हूं ना, आपकी अपनी अदावत है सर, वो आपने निकाल ली। अब मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, आप क्या सहमत हैं, क्या खुश है सुप्रीम कोर्ट के आज के स्टैंड से, या विष्णु शंकर जैन ने जो कहा उससे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मूर्खतापूर्ण निर्णय पे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या आप सहमत हैं, खुश हैं? विष्णु शंकर जैन की बातों से क्या आप सहमत हैं, हाँ या ना? आप नहीं बता पा रहे हैं, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये जातिगत भेदभाव की परिभाषा में जनरल कैटेगरी को भी लाना चाहिए था कि नहीं? अगर उस छात्र के खिलाफ कोई कुछ कहे, आप नहीं बोल रहे हैं उस पर। मोदी जी ने सोचा क्यों नहीं? अरे आपको क्या लगता है अखिल स्वामी? मान लीजिए मोदी जी ने नहीं सोचा, मान लीजिए उस कमेटी ने नहीं सोचा, आप क्या सोच रहे हैं? ये सरकार निकम्मी है। फिर यही बात है कि ये सरकार निकम्मी है, यही गाना गाना है। तो ये सड़क पर प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं है अखिल स्वामी। मैंने शुरुआत किया था आपसे कि आप सबसे सीनियर आदमी हैं, कुछ आप जो है ठोस बात करेंगे, लेकिन आप नेताओं की तरह बातचीत कर रहे हैं। अरे पांडे जी, बिना सोचे समझे निर्णय बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस परिभाषा में जनरल कैटेगरी को होना चाहिए था कि नहीं? क्या ये समानता के सिद्धांत के विपरीत था या नहीं था? जो बातें कोर्ट में कही जा रही है, आप उस पर अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं। आप असंवैधानिक निर्णय क्यों लेके आए सरकार? बात है, ठीक है सर, मुझे पता है। दिलीप चौहान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राकेश पांडे जी, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले विष्णु जी ने जैसे कि जो समझाया आपको, बिल्कुल बहुत अच्छी बात उन्होंने की और अच्छी तरह से आपको समझाया भी। और मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं उनके फैसले का, कि उन्होंने कम से कम ये जो जातिगत भेदभाव है उसको रोकने का प्रयास किया है। मैं एक कहावत है राकेश पांडे जी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज से कुछ साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था SC/ST कानून के ऊपर, और बहुत अच्छा फैसला दिया था कि अगर हमारे दलित भाई के साथ, देखिए सबसे पहली बात तो ये बता दूं आपको, दलित भाई भी हमारे हैं और OBC कैटेगरी के भी हमारे भाई हैं, सभी ये समानता हमारे बीच में है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया कि SC/ST एक्ट हर एक किसी को उसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसकी कानूनी पूरी प्रक्रिया नहीं होती, जांच नहीं होती, तब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन बीजेपी और सिर्फ एक सांसद ने इसका विरोध किया था, और उस सांसद के ऊपर आपने पूरे के पूरे एक विधेयक पास किया और सुप्रीम कोर्ट में वो विधेयक पास करवा के कानून दोबारा लागू करवा दिया। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी को ये लग गया है कि 53% जो जनरल कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत जो हैं, वो बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं, उनके साथ जैसे भी सलूक करेंगे आप, वो बीजेपी को वोट देते आएंगे। नहीं दिलीप चौहान जी, कोई वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है, वो किसी समुदाय का हो। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी वोटर को या किसी समुदाय को अपना बंधुआ वोटर समझ ले तो फिर भगवान भला करे। मैं ये एक अलग बात है। मैं हरिशंकर जैन जी आपके पास भी आऊंगा। एक मिनट राकेश पांडे, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। पूरी करिए। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी ने जिस तरह से एक राजपूतों को, ब्राह्मणों और बनियों को नीचे दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में क्योंकि मोदी जी को दिखाई दे रहा है कि उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है और वो रिटायरमेंट लेके ऐसा कुछ करके जाना चाहते हैं कि आपस में सभी जातियां आपस में लड़ती भिड़ती रहें, और यहाँ पे आगे आने वाले बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट, कोई अच्छा जो भी चेहरा आपके सामने वो ना आ पाए। रविशंकर रवि, सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया, और सवाल ये किया कि कॉलेज कैंपस से ही ऐसा करेंगे तो आगे क्या होगा? राकेश जी, देखिए, इसको हम लोगों को एक परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस रेगुलेशन में जो कमियां थी उसके भीतर उन पहलुओं में जाके उसको और सुलझाने की कोशिश करेंगी। जैसे डिस्क्रिमिनेशन जो 2012 वाले रेगुलेशन में ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइंड था, वो इस रेगुलेशन में उस कदर डिफाइंड नहीं था। और देखिए, परिप्रेक्ष्य यही है राकेश जी कि जब 92 में मंडल कमीशन आता है नौकरी में रिजर्वेशन के लिए, तब भी विरोध होता है। ठीक है, विरोध करने का सबको अधिकार है। जब सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन में 2007 में UPA 2 के टाइम में, सॉरी UPA 1 के टाइम में अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, तब आता है 27% OBC के लिए रिजर्वेशन, तब भी विरोध होता है। यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की एक संस्था बनती है और
पालिका सर्वोच्च न्यायालय में उस पे भी 10% की जो है एक कैप और कैटेगरी लागू होती है कि हमारा एक्सेलेंस और क्वालिटी डाइल्यूट ना हो। बाद में फिर उसमें दूसरे तरह के अमेंडेड जजमेंट्स भी आते हैं, रिवीजन भी होता है। तो आज जो ये हुआ है इसमें कमियां तो देखिए इस रेगुलेशन में थी क्या? अच्छा रवि भाई मैं एक चीज ऐड करता हूं। आपने कहा कमियां थी, मुझे एक कमी बताइए, क्या ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन था है या ना आपके हिसाब से? नहीं। अच्छा नहीं था। सुनिए मेरी बात, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं नहीं था राकेश जी। मैं एक तो क्रूड उदाहरण दूंगा और एक इंस्टीट्यूशन से उदाहरण दूंगा। क्रूड उदाहरण जो है वो ये है कि जिनको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, इसमें से कितने जनरल कैटेगरी के लोगों को सिर्फ इस बात के लिए समाज के दूसरे लोगों ने उनके साथ मारपीट किया हो कि वो मूंछ रखते हैं, या कितने जनरल कैटेगरी के लोगों को घोड़ी पर से, अरे बोलने दीजिए, घोड़ी पर से उतारा गया हो कि तुम अपनी शादी में घोड़ी पे क्यों बैठ गए। ये तो मैंने क्रूड एग्जांपल दिया। अब मैं आपको इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल देता हूं। इनके नेता हैं, ये बीच में बोलेंगे, ये बोलने नहीं वही गाने गाएंगे, ये वही अपने रट्टा रटेंगे। लेकिन आपको इतना बता दूं, कभी भी इनका जो कहना है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मुबारक जूते चांद, इनकी पार्टियों के नारे हैं, जेएनयू में नारे लगते हैं और दूसरी पार्टियों के भी ऐसे नारे लगते रहते हैं। लेकिन इन्हीं के कारण मैं रोहित सिंह को लाता हूं, एक बार हरिशंकर जैन जी के पास जाऊं उससे पहले। रोहित सिंह ये कह रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, और जो परिभाषा दी गई है, कौन शिकायत कर सकता है? जनरल कैटेगरी के छात्र के खिलाफ कोई टिप्पणी आ जाए तो वो शिकायत भी नहीं कर सकता है। शिकायत कौन करेगा? SC ST OBC। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है? रविशंकर रवि कह रहे हैं ये नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। आपने कंप्लीट नहीं करने दिया राकेश जी मुझे। आ रहा हूं रवि भाई, आ रहा हूं। रोहित सिंह आवाज आ रही है? कराओगे डिबेट? हाँ, क्या ऐसा है कि जाति का राजनीति लोगों को नहीं करना चाहिए। भारत सरकार बहुत अद्भुत काम समाज निर्माण में और गरीब, पिछड़ा, सवर्ण हर तबके के उत्थान के लिए कर रही है। आज जो UGC एक्ट पर निर्णय आया है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बोलने की स्थिति में हम लोग नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। समाज में विघटन नहीं होना चाहिए, समाज में संगठन होना चाहिए, समाज में राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछा था सवाल रोहित भाई कि रविशंकर रवि से मैंने ये पूछा कि जब परिभाषा में सिर्फ SC ST OBC के छात्र ही शिकायत कर सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी वाला चाहे तो शिकायत भी नहीं कर सकता, तो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, रविशंकर रवि जी सदमे में हैं। इनके जो युवराज हैं बाबू तेजस्वी यादव, चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बाद लंदन चले गए थे ब्रेन मसाज लेने के लिए। ये आपके और वापिस आए तो कोर्ट ने उनको नोटिस थमा दिया। तो रविशंकर रवि जी क्या बोलेंगे? तो ब्रेन मसाज इनका नेता ले रहा है, राजकुमार तेजस्वी यादव। देश में ऑल इज वेल है, पिछड़ा आगरा सब मोदी जी के साथ खड़ा है। माननीय न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान सब लोग करते हैं। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का आधार मानकर रोहित भाई आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उसी सरकार में ऐसा रेगुलेशन आ गया। यही तो अखिल स्वामी ने शुरुआत कर दी इसी बात से कि जिस सरकार की तारीफ कर रहे हैं, इतना बड़ा देश है। दिलीप चौहान भी कह रहे हैं उसी सरकार में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वाला आ गया जिसको लेकर कोर्ट में जाना पड़ा। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, अगर कोई कनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से गलती हो जाए तो उसका भी दोषारोपण मोदी जी कर दीजिएगा। अच्छा, माननीय मोदी जी देश के समग्र विकास के लिए समर्पित है। ठीक, माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं सुधा जी आऊंगा आपके पास। हरिशंकर जैन जी से एक टिप्पणी जरूर ले लूं। हरिशंकर जैन जी, मैंने ये सवाल पूछा कि एक समुदाय को अलग कर दीजिए, क्या है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसके साथ भेदभाव हुआ तो क्या कह रहे हैं कि नहीं है? पहली बात। दूसरी बात है कि कोर्ट का ये सवाल अपने आप में कितना बड़ा कि भाई कैंपस से ऐसा माहौल बना देंगे तो आगे चलकर क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें खामियां हैं, रेगुलेशन गलत बना है और बिना दिमाग लगाए हुए आंख मूंद के बना दिया गया है और किसी ने मिसचिफ की है। परंतु इसके लिए मोदी जी को दोष देना गलत है। गलती हुई, मैं नहीं कह रहा गलती नहीं हुई है, पर सारी उनकी चीज अच्छाइयां थी वो एक पॉइंट में खत्म हो जाएंगी, मैं इसको नहीं मानता हूँ। अच्छा, और ये आज भी कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि हम इसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे,
गलतियां हुई तो रेक्टिफाई करेंगे। गलतियां इंसान से होती हैं, 100 काम अच्छे किए, एक और भी अधिकारियों से गलती हुई। नहीं तो क्या ये पहले रेक्टिफाई नहीं हो सकता था हरिशंकर जैन जी? बनाया और यूजीसी ऐसा तो नहीं है कि पहली बार विवादों में फंसा है, 10वीं उदाहरण है। नहीं रेगुलेशन देखिए ऐसा है, एक रेगुलेशन 2012 बना था, तो सुप्रीम कोर्ट में ऑडिट आई, आज पेंडिंग है कि रेगुलेशन और अच्छा बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सारे चीज को देखते हुए और बनाइए। तो बनाने वाले जो है वो कुछ और है, उसमें डायरेक्ट मोदी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट उनकी है तो जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने कहा कि रेक्टिफाई करेंगे। पर इसकी वजह से 100 काम मोदी अच्छे किए, अगर एक खराब हो गया तो उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती कि सारे काम खराब हो, सारे काम खराब हो जाए। दूसरी बात, सामाजिक समरसता रहे, जातिविहीन समाज रहे, ये हर आदमी चाहता है। और मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, इसीलिए मैंने रिट फाइल किया कि बच्चों में, विद्यार्थियों में जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो जो अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, वो भाषण है मंच का, वो वोट लेने का है और वो अलग है। पर जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, नौजवान पढ़ रहे हैं, ठीक, तो वहां से बच्चे बराबर हैं। ठीक है, ठीक है। सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी, ये पैरेलली तस्वीरें भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई है। मैं आता हूं आपके पास। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग द रिट्रीट के साथ होता है, उसकी तस्वीरें आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर, विजय चौक के पास से ये तस्वीरें। सुधा मिश्रा जी, सवाल आपसे इसके साथ ये है, ये सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने जवाब ही देना जरूरी नहीं समझा, 3-4 बार सवाल पूछ लिया, ऐसी क्लैरिटी नहीं है क्या कि क्या बोलना है? राकेश जी, मैं सोच ही रही थी कि मोदी न बोले और राहुल के न बोलने पे प्रश्न नहीं हुआ अभी तक, कैसे डिबेट जाएगा आपका आगे। चलिए बधाई हो, आपने वो प्रश्न पूछ लिया, चलिए जवाब भी दे लीजिए, मानना पड़ेगा। नहीं मान लीजिए, जवाब भी दे लीजिए, बोलने दीजिएगा। नहीं, आपको बधाई कि आपको याद रहा कि नहीं, बधाई लेने देने का कार्यक्रम थोड़े नहीं है, जवाब दीजिए। नेहरू जी का नाम नहीं लिया, ये गड़बड़ी कर दिया आपने। अच्छा, आपके पास ये नाम नहीं आता, आपका डिबेट पूरा ही नहीं होता। चलिए बहुत बधाई कि इस डिबेट में मोदी सरकार की गलती नहीं है, मोदी सरकार को जानती नहीं थी। मोदी जी तो बिल्कुल भोले भाले, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं, सरकार को तो देखना ही चाहिए था, कौन इससे इनकार करेगा? वो तो बाकी राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाए, ऐसी क्या मजबूरी हो गई? अरे हमारे भोले भाले प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं था कि नियम में क्या लिखा हुआ, अधिकारियों ने गलती कर दी, माफ कर देते हैं। अब राहुल जी ने उत्तर नहीं दिया। अरे जिस देश के प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि क्या लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट रोके उस देश के विपक्ष के नेता को क्या ही बोलना चाहिए। वो तो सोच रहे होंगे काश प्रधानमंत्री ने पढ़ लिया होता। अब आती हूँ, आपने इतने सारे प्रश्न पूछे, आपने देखा होगा इसी पैनल में जो विभेद है ना, जिसको करके ये सत्ता में आए लोग हैं, जो समाज को बांटते, आपको दिख गया होगा कि यही भेदभाव था कि आधे लोग बात कर रहे हैं कि गलत था, आधे कह रहे हैं कि गलत नहीं था। यही भेद करके राजनीति करने वाली तो डिबेट में यही होता है सुधा जी, कई सारे लोग किसी मुद्दे पर सहमत होते हैं, असहमत होते हैं। लोकतंत्र में सहमति असहमति पर ही चर्चा होती है। आपको इससे भी गड़बड़ है, आपको लग रहा है कि एक तरफा पैनल होना चाहिए था क्या? राकेश जी, मैं बहुत बहुत प्यार से बोलना चाह रही हूँ। नहीं बोलिए, आप प्यार से ही बोलिए, मैं कोई यहाँ कोई लड़ाई थोड़ी नहीं चल रही है। अरे सुनिए तो, आपके जो आपका पैनल है कि सरकार की गलती थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, यही ना बात है, यही तो डिबेट चल रहा है आपका। अरे मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाए, कौन सी मजबूरी? लीजिए, अरे मतलब घर का मालिक बोले ना, पड़ोसी ने क्यों नहीं बोला, विपक्ष का नेता तब। अच्छा, राहुल गांधी हर बार वही करते हैं जो मोदी करते हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं राहुल जी? अच्छा, दिलीप चौहान कुछ बता रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाए? प्रधानमंत्री देखिए राकेश पांडे जी, ये सबसे पहले जो जातिगत आरक्षण जो था, वो सबसे पहले कौन लेकर आया? कांग्रेस। SC/ST एक्ट कौन लेकर आया? कांग्रेस। लेकिन उसमें बढ़ चढ़ कर भाग जो आगे, उसमें और भी आगे बढ़ चढ़ कर वो किसने काम किया? बीजेपी ने। तो हमारे लिए तो ये दोनों ही, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने सवर्णों को अपने पैरों की जूती समझ लिया है, लेकिन आने वाला समय इनको बताएगा, आने वाला समय इन दोनों पार्टियों को बताएगा कि किस तरह से जो सवर्ण जो है, जो इन्होंने सर माथे पे रखा, जिन सवर्णों ने, आज वो सवर्ण जो है इन दोनों पार्टियों के, एक पार्टी कांग्रेस बिल्कुल अलग हो चुकी, आज खत्म हो चुकी, उसी तरीके से बीजेपी भी उसी राह पे नहीं, मुझे नहीं, वो तो ठीक है, ये आपका एलिगेशन ठीक, लेकिन रोहित भाई क्यों नहीं राहुल गांधी बोल पाए, क्या मजबूरी रही होगी? 30 सेकंड में बताइए। राहुल गांधी के मुंह में आइसक्रीम जम गया है जाड़ा में।
राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोग जो है सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस निर्णय का गलत इंटरप्रिटेशन न हो, इसका मैं अपील करता हूँ। देश में किसी भी प्रकार का जातीय धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, एक मिनट रोहित भाई एक मिनट। सुधा जी के पास सबसे आखिर में गया, वो भी बोलना चाह रही हैं। चलिए राहुल गांधी को छोड़िए, सुधा मिश्रा जी आप एक बात बताइए। रोहित भाई एक मिनट। सुधा मिश्रा जी एक बात बताइए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो फैसला आपको ठीक लगा? यूजीसी आप छोड़ दीजिए, मोदी ने क्या किया, राहुल गांधी ने नहीं। एक मिनट रोहित भाई एक मिनट। सुधा मिश्रा जी मैडम सवाल सुनिए। मैडम सवाल सुनिए। अरे सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, राहुल गांधी ने मान लीजिए कि किस मजबूरी में नहीं बोला, वो सवाल छोड़ देते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अरे सुनिए ना मैडम, अरे सुनिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला क्या आपको ठीक लगा है या ना? यूजीसी का रेगुलेशन क्या उस पर स्टे लगना ही चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि इससे निष्पक्षता संदिग्ध थी और इस देश चलता है संविधान से, जहां पे निष्पक्ष होके सभी को हक और हुकूक मिलना चाहिए। इसी पे संविधान टिका हुआ है। और भाजपा, मैं पूछ रहा हूं ये रेगुलेशन डिस्क्रिमिनेशन वाला था कि नहीं, आपको क्या लगता है? अरे भाई, बिना हुए तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या? राकेश, हाँ तो लीजिए ना, इस तरह एक लाइन में कहिए कि हाँ ये यूजीसी का नया वाला रेगुलेशन नहीं ठीक था, गड़बड़ था, नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी था, सड़क पर प्रदर्शन हो रहे थे। एक लाइन में बोलती बात खत्म हो जाती। यही बात आपके नेता नहीं बोल पा रहे, आप इधर नहीं बोल। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।